हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक को टारगेट करेंगे आपके 12 जून को जो एग्ज़ाम है एनसीईटी का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए। ठीक है, ये वो चैप्टर है जो आप लोगों ने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ा होगा, इवन नीट में भी नहीं था, जेई मेंस में भी नहीं था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ डील इससे पहली बार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री है क्या सर? ये बेटा एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ना, जहाँ पे कि आप सरफेस फिनोमिना के साथ डील की जाती है, सरफेस केमिस्ट्री में की जाती है। और मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अराइज होता है वो है एड्सॉर्प्शन का। क्या होता है सर एड्सॉर्प्शन? बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप समझना। देखो, आपने एक चौक ली और चौक को आपने क्या किया, पानी में डिप कर दिया या आपने किसी कलर्ड इंक में डिप कर दिया। तो आप ये देखोगे कि जब उसे आप निकालते हो तो उसके आउटर सरफेस में तो आपको इंक का कलर दिखेगा या वाटर की वजह से वो वेट दिखेगी, लेकिन जब आप उसे ब्रेक करते हो और उसके बल्क में देखते हो तो आपको वो ड्राई दिखेगी, या आपने इंक में उसको डिप किया था तो वो कलर नहीं देखने को मिलेगा। इसी फिनोमिना को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? वहीं अगर मैं बर्तन धोने वाला फोम या जो आपका स्क्रब पैड आता है उसको अगर पानी में डिप करूं तो सरफेस भी वेट होता है और बल्क में भी वेट होता है, तो उस फिनोमिना को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्लियर हुआ? ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, ध्यान रखना। ठीक है, एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन बच्चों बल्क फिनोमिना है। ठीक है, वो बल्क में जाके होता है। ठीक है सर, तो एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड हमें और चीजें बताओ सर। और क्या है? जैसे भाई दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट वो चीज होती है जो वहां पे आके क्या है, एड्सॉर्ब हुई होगी। देखो, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। जैसे कि चौक था, है ना, चौक के सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स आके बैठे थे, तो चौक यहाँ पे एड्सॉर्बेंट का काम कर रही है, और जो सब्सटेंस वहां पे आके एड्सॉर्ब हुए यानी कि वाटर पार्टिकल्स, वो एड्सॉर्बेट का काम कर रहे हैं। तो जिसके सरफेस पे फिनोमिना हो वो एड्सॉर्बेंट है, और जो आके एड्सॉर्ब हो वो क्या है, एड्सॉर्बेट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है सर, अब दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं, एक होता है फिजियोसॉर्प्शन और एक होता है केमिसॉर्प्शन। समझना, फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, ये रहा बच्चों एड्सॉर्बेंट। ये क्या है, ये एड्सॉर्बेंट है, और यहाँ पे जो आके एड्सॉर्ब हुआ है वो एड्सॉर्बेट है। तो इनके बीच में बातचीत कैसी होती है? इनके बीच में जो बातचीत होती है बच्चों, वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जिन्हें कि आप वेंडरवॉल फोर्सेस बोलते हो। तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस हैं जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को होल्ड करके रख रही हैं? तो वो क्या है बच्चों, वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, तो ये वीक होती हैं। अच्छा, वीक फोर्सेस हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती है यानी कि एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो कम होती है, लगभग, है ना, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। और वीक फोर्सेस हैं यहाँ पे, तो लेयर के ऊपर लेयर बनती रहती है ना, तो ये जो है ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन करता है। कौन? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बात समझ आ रही है नहीं? टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना। अगर बेटा कोई गैस किसी सॉलिड पे आके एड्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो एड्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा गैस और सॉलिड का एक कंपाउंड, और साथ में बच्चों एनर्जी तो रिलीज होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप क्या चाहोगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाना चाहोगे या टेम्परेचर कम करना चाहोगे, जिससे कि उस फिनोमिना का रेट बढ़ जाए। एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप हीट एनर्जी और सप्लाई कर रहे हो उसे। आप क्या करो, टेम्परेचर कम कर दो, तो टेम्परेचर कम करने से फिजियोसॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
अच्छा सर, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? बेटा लीच एटिलियर प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जहां गैस के मोल्स कम है। तो यहाँ पे तो फिर भी एक गैस का मोल दिख रहा है, अब तो ये ना तो गैस है क्योंकि ये तो कंबाइन हो गया ना सॉलिड के साथ, तो इस तरफ गैस के मोल्स कम है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से भी फिडियोस ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कम करने से और प्रेशर बढ़ाने से फिजियोस ऑप्शन इंक्रीज होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे ना तो एक पॉइंट आएगा जब फिजियोस ऑप्शन जो है यानी कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये चेंज हो जाएगा बेटा केमिस ऑप्शन में, यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके। कम करने से फिजियोस ऑप्शन का रेट बढ़ेगा, अच्छे से फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। बताओ ये बातें समझ आ रही हैं नहीं आ रही है? ठीक है सर, आ रही हैं समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे केमिस ऑप्शन, यहाँ दोनों को कंपेयर करवा रखा है। तो देखो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो हो रहा था वो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से हो रहा था, और यहाँ पे जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा वो होगा बच्चों केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था 20 से 40 किलो जूल पर मोल है। सर ये माइनस का क्या काम है यहाँ पे? माइनस का मतलब बेटा हीट रिलीज हो रही है, और केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन रहने वाली है 80 से 240 किलो जूल। फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होता है, रीजन आपको बता दिया था, और केमिस ऑप्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड तो बना नहीं था, हाई हेलो दूर से हो रही थी वो अब भी हो जाएगी। केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, एक बार अगर बॉन्ड बना उसको आपने ब्रेक करवा दिया तो फिर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वहां पे लगेगी। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो मल्टी लेयर डिपॉजिट होती चली जाएंगी, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो ये यूनिमोलिकुलर होगा, एक ही लेयर बनेगी बस। ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी पे भी हो सकता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, लेकिन आपको पता है केमिकल बॉन्ड बेटा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सबके साथ नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे गैसेस जो एड्जॉर्ब हो रही है चारकोल के सरफेस पे, वो फिजियोस ऑप्शन है। वहीं अगर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो रही है प्लेटिनम के सरफेस पे तो ये वहां जाके बॉन्ड बना लेते हैं। आपने हाइड्रोजनेशन में पढ़ा होगा H2 ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बेटा, यहाँ से एमसीक्यू आए हुए हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर आगे बात करते हैं बच्चों, किन किन फैक्टर से एड्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। तो देखो जो एड्जॉर्प्शन है गैसेस का सॉलिड सरफेस पे, वो भाई डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पे, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे। देखो एड्जॉर्बेट अगर गैसेस हैं और वो गैसेस अगर इजीली लिक्विफिएबल, इजीली क्या है लिक्विफिएबल है, मतलब इनका लिक्विफिकेशन इजीली हो जाता है। आपने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा होगा फिजिक्स क्लास 11th, केमिस्ट्री क्लास 11th में। तो गैसेस को लिक्विफाई करने का क्या मतलब है? मतलब आप गैसेस को और ज्यादा पास लेके आ रहे हो, यानी कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़ाया जा सकता है तो एड्जॉर्प्शन भी कराया जा सकता है, यानी कि जो गैसेस इजीली लिक्विफेबल होती हैं उनका एड्जॉर्प्शन कराना भी इजी होता है। तो ये था कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, है ना, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है बच्चों तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं? प्रेशर का भी फर्क पड़ता है बच्चों, उसको जो एक्सप्लेन किया गया है वो फ्रेंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने आइसोथर्म दिए थे। क्या मतलब है सर आइसोथर्म का? आइसो का मतलब है सेम और थर्म का मतलब है बच्चों टेम्परेचर। तो उन्होंने जो अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिट हुआ था पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्स यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है, एम है पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो उसको उन्होंने प्रेशर के साथ प्लॉट किया और इस तरीके का उन्हें ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देन है बेटा टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन आइसो बार। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर।
यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखेंगे हम लोग और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर का इफेक्ट भी देखेंगे। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्सॉर्बेंट का तो मतलब केमिकल या फिजियोसॉर्प्शन बढ़ेगा, और अगर गैसेस जो एड्सॉर्बेट हो रही हैं वहां पे एड्सॉर्ब होने का काम कर रही हैं, अगर वो इजीली लिक्विफेबल है तो उनका एड्सॉर्प्शन कराना इजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है सर। तो देखो एक एक करके सब पे बात भी करी गई है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, द एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। कोलाइडल सॉल्यूशन का एड्सॉर्प्शन जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। कोलाइडल भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट बताया ही था भाई, हाईली लिक्विफेबल गैसेस क्या होती हैं, इजीली एड्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बात और यहाँ ऐड कर देता हूँ, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्सॉर्प्शन के। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा उसका एड्सॉर्प्शन जो है वो जल्दी हो जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे या उसके आगे आप फिर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, वही क्रिटिकल टेम्परेचर है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म। मैंने बताया था आपको ये क्या होता है। मैंने कहा था यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हुई है और कितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पे वो आके एड्सॉर्ब हुई है, उनका रेशो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यहाँ ये बात बताई गई है, वहाँ मैंने प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया था, तो यहाँ पे आप रिलेशन भी देख रहे हो, x अपॉन एम इक्वल टू के पी 1 अपॉन एन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि n की वैल्यू की क्या रेंज होगी, तो n की वैल्यू की रेंज चलती है बच्चों 0 से 1, है ना, क्योंकि वो जो ग्राफ है 1 अपॉन एन, अगर आप 0 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 ही हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 रखते हो तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि जो प्रेशर है वो 0 से 1 वेरी कर सकता है, यानी कि n की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर सकती है। ठीक है, या इसको इन्फिनिटी कहेंगे बच्चों, बताओ 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप कि सर आप स्टार्टिंग से लेके कितना भी प्रेशर कर लो तो उसका इफेक्ट आपको आइसोथर्म में देखने को मिल जाएगा। x क्या है यहाँ पे, जो गैस एड्सॉर्ब हुई है, m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट जिस पे जाके वो एड्सॉर्ब हुई है। ठीक है, p प्रेशर है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। तो इसलिए हमने 1 अपॉन n को 0 से 1 रखा है बच्चों, n को 0 से 1 रखा है। ठीक है, देखो ये ग्राफ क्या है, लो प्रेशर पे किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो जो ग्राफ है x अपॉन एम का वर्सेस p, ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है बच्चों कहाँ पे, लो प्रेशर पे, है ना। तो इस लो प्रेशर होगा तो इसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। एक्चुअल अगर मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं हाई प्रेशर पे, तो वो ये रहता है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है, फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ कर्व की फॉर्म में, है ना, आते जा रहा है। अगर यहाँ से मैं लॉग लूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं उस इक्वेशन का लॉग लेके आपको बताऊं तो ये वाला ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा। देखना जरा, इक्वेशन क्या थी, x अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। लॉग ले लो बच्चों दोनों तरफ, log x अपॉन एम, लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये log k और p के साथ है 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन आगे आ जाएगा, log p हो जाएगा। तो ये रही आपकी y एक्सिस और ये रही x एक्सिस। ठीक है, log x अपॉन एम y एक्सिस है, log p क्या है, x एक्सिस है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो इंटरसेप्ट हो जाएगा और 1 अपॉन एन स्लोप हो जाएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो 1 अपॉन एन की वैल्यू बड़ा बताता है, और जो इंटरसेप्ट जो है वो log k की वैल्यू बताता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि log x अपॉन एम का ग्राफ वर्सेस log p प्लॉट किया जाएगा तो स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आप ध्यान रखना, ओरिजिनल इक्वेशन याद होगी, हो जाएगा x अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। फ्रेंडलिच आइसोथर्म की ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है सर।
उसके बाद बात करते हैं बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोबार की, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर वेरी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से देखो कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वहीं केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले तो बढ़ेगा, एक पॉइंट आ गया है बेटा, बॉन्ड बन चुका है। अब अगर और ज्यादा आप टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड ब्रेक भी तो हो जाएगा, टेम्परेचर की फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो। उसके बाद फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो कंक्लूजन ध्यान रखो बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, एक पॉइंट आएगा जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में बदल जाएगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे तो। केमिकल एड्सॉर्प्शन में ध्यान रखना है, पहले एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना, और जब बॉन्ड बन चुके हैं जितने बनने थे, उसके बाद अगर आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इन दोनों ग्राफ्स को आप विजुअलाइज करो और जो कंक्लूजन यहाँ से आया है उसको आप ध्यान रखना। पहले भी समझा रखी मैंने ये बात, ठीक है सर। तो ये था बेटा एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के क्वेश्चन करा देते हैं आपको। सेंसिटिविटी है दांतों में। ये बताना भाई, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, केमिस ऑप्शन एज द फॉलोइंग ट्रेड्स, हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है सर, 80 से 240, रिवर्सिबल नहीं होता है, फिजिकल होता है रिवर्सिबल। फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाँ एक पॉइंट तक तो होता ही है। लो एक्टिवेशन एंथैल्पी नहीं, ज्यादा चाहिए होगी। तो ए और सी सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है नहीं, तो इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी तो आप जब कभी इसे डिटेल में पढ़ोगे तो जी भर के पढ़ना बेटा, पूरी एक बुक होगी सरफेस केमिस्ट्री की, ठीक है। ये तो मेडिसिन्स आ गई, ये वो आ गया कोगुलेशन का, ये फिर से वही है क्या, दोबारा डाल दिया, हाँ वही है, दोबारा से चेंज है। लो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाँ हर किसी के साथ भैया बॉन्डिंग नहीं हो सकती, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता, तो हाईली स्पेसिफिक होता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, रिवर्सिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है बच्चों, ए और सी बन रहा है, ठीक है। हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, भाई जब बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो केमिकल बॉन्ड बनते टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, खाली दूर से हाई हेलो हो रही है तो उतना नहीं होगा। जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और किसी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ये बताओ, सिंस फिजियोस ऑप्शन अराइजेज मेनली बिकॉज ऑफ वेंडरवॉल फोर्सेज, इट मेनली एड्सॉर्प्शन इज, पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो इनकरेक्ट बताने, ध्यान रखना। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, हाँ नॉन स्पेसिफिक होता है, रिवर्सिबल होता है, मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनाता है। क्या एंथैल्पी डिपेंडेंट होता है, एंथैल्पी डिपेंडेंट क्या है यार, कमी तो एंथैल्पी लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मुझे लग रहा है इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये तो साफ साफ करेक्ट लग रहे हैं बच्चों। नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो बनाना नहीं है। रिवर्सिबल, हाँ एक बार डिटैच हो गया फिर से फिजिकल इंटरेक्शन कर लेगा। मल्टी मॉलिकुलर लेयर भी बनाता है, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, है ना। कैटेलिस्ट पढ़ेंगे अभी। ये बताओ, इन फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n, तो ये बेटा 0 से 1 वेरी करती है ना। 1/n की वैल्यू कहाँ वेरी करती है, 0 से 0 से 1/n की वैल्यू, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कोगुलेशन का है, ये भी कोगुलेशन का है, ठीक है। ये कोलाइड्स का है, ये कोगुलेशन का है, कोगुलेशन का है। ये देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी यूज्ड टू चेंज फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। आपको बताया था हाई टेम्परेचर जब करोगे तो एक पॉइंट आएगा जब वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन से केमिकल एड्सॉर्प्शन में बदल जाएगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, क्या आंसर सही हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है सर। ये भी कोगुलेशन का है, ये कोलाइड का है। तो बताओ एड्सॉर्प्शन के क्वेश्चन आपने देख लिए कैसे आए थे, है ना। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, बुक में एक टेबल दी है बेटा डिफरेंस की, वो भी पढ़ जाओगे, एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन हो जाएगा,
ठीक है, फिर बात करते हैं कैटालिसिस पे बच्चों। कैटालिसिस आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है ना। क्या करता है वो, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, जरूरी नहीं है बढ़ाए, कम भी कर देता है अगर नेगेटिव कैटेलिस्ट हुआ तो, ठीक है, और इंक्रीज भी करता है अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है तो। क्या होते हैं कैटेलिस्ट? वो सब्सटेंस बेटा जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं और अपने आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपने आप को कंज्यूम नहीं कराते हैं, इसी फिनोमिना को कैटालिसिस कहा जाता है। और जो लोग रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं उन्हें कैटालिस्ट कहा जाता है। इसमें दो चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, प्रमोटर और पॉइजन। जैसा कि नाम बता रहा है, प्रमोटर वो है बेटा जो कैटेलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, और पॉइजन वो है जो कैटेलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। कैटेलिसिस दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका फिजिकल स्टेट और जो कैटेलिस्ट है उसका फिजिकल स्टेट, दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सेम। जैसे कि एग्जांपल है बेटा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहाँ पे जो कैटेलिस्ट यूज हो रहा है नाइट्रस ऑक्साइड NO, वो भी गैस है, यानी कि रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोजीनियस कैटेलिसिस हो जाएगा। वहीं पे अगर रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट अलग है, जैसे यहाँ गैसेस है और कैटेलिस्ट का सॉलिड है, तो जब रिएक्टेंट्स और कैटेलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस हो जाता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि होमोजीनियस कैटेलिस्ट का एग्जाम्पल कौन है और हेट्रोजीनियस का, तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, जहां जहां भी मैंने आपको कैटेलिस्ट बताए हैं, जैसे एक इस रिएक्शन में बताया था V2O5, प्रोसेस का नाम ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये गैसेस हैं बच्चों, ये सॉलिड है, ये क्या है बच्चों, सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गैसेस में प्रेजेंट है, ये सॉलिड में, तो ये हेट्रोजीनियस का केस हो गया। ये किसका केस हो गया, हेट्रोजीनियस का केस हो गया, ठीक है। और देखना आप, एक हमने डेकन्स प्रोसेस में करा था, कॉपर का क्लोराइड है ना, वहां पे भी है। और देखो आप, NO को, सॉरी, अमोनिया का कंबशन किया था, अमोनिया का कंबशन किया था NH3+O2 प्लेटिनम या फिर रोडियम गॉज की प्रेजेंस में, तो अमोनिया गैस है बच्चों, O2 गैस है, प्रोसेस का नाम था ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड है, तो ये भी किसका केस है, हेट्रोजीनियस का है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं और वो कहीं ना कहीं यूज हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी पूछ ले। चलो अब बात करते हैं बेटा एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट की। जैसे एक्टिविटी का मतलब है भाई बहुत ही अच्छे से काम करता है, मतलब 1 ग्राम भी कैटेलिस्ट है ना तो 1 क्विंटल रिएक्टेंट्स को वो क्या कर सकता है, कैटेलाइज कर सकता है। बताओ बात समझ आ रही है या नहीं। वहीं अगर मैं सेलेक्टिविटी की बात करूं तो सेलेक्टिव इतना है कि अगर कैटेलिस्ट बदलोगे रिएक्टेंट सेम रहा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, रिएक्टेंट सेम रहेंगे प्रोडक्ट बदल जाएगा? हाँ बदल जाएगा, देखना अभी देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 CO+H2, इसको वाटर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। निकिल कैटेलिस्ट है तो मीथेन बन रहा है। सेम रिएक्टेंट के साथ अगर कॉपर कैटेलिस्ट है जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो मीथेनॉल बन रहा है। सेम रिएक्टेंट है केवल कॉपर कैटेलिस्ट है तो मीथेनॉल बन रहा है, ठीक है। CO+H2 के मिक्सचर को वाटर गैस या सिन गैस भी कहा जाता है क्योंकि देखो इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसको वाटर गैस, इस कंपोजिशन को वाटर गैस या फिर सिन गैस भी बोला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड्स को ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ध्यान रखना, जरा सा कैटेलिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट पे भारी है ना, ये है कैटेलिस्ट की एक्टिविटी। और सेलेक्टिव इतना है कि भाई अगर आपने कैटेलिस्ट बदला रिएक्टेंट सेम रहे प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो ये जादू करने की ताकत केवल कैटेलिस्ट के पास ही है। अब आते हैं बच्चों कोलाइड्स। कैटेलिस्ट और कोलाइड्स के क्वेश्चन एक साथ करा देंगे आपको, ठीक है। तो कैटेलिस्ट में क्या ध्यान रखना है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी, ठीक है। अब करते हैं बात कोलाइड्स की। तो मैंने आपको बताया था कोलाइड्स क्या होते हैं,
जिनके पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क एक एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिसमें कि प्रोटीन्स और फैट्स सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में। जिस तरीके से बेटा सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसी तरीके से यहाँ पे होता है डिस्पर्स फेज। यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज होता है वो जस्ट लाइक सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन होता है, जस्ट लाइक सॉल्यूट ऑफ कोलाइड कह देता हूँ मैं। कोलाइड में जो सॉल्यूट का काम करेगा वो क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज कहलाएगा। और जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वो यहाँ बन जाता है डिस्पर्जन मीडियम। उसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। तो इस बेसिस पे 8 कैटेगरीज बनी है कोलाइड्स की। सर 9 क्यों नहीं बनी, सॉलिड के साथ सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड के साथ सॉलिड लिक्विड गैस। बेटा रीजन ये है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं बट होते हेट्रोजीनियस हैं। लुक्स लाइक होमोजीनियस बट इन एक्चुअल आर हेट्रोजीनियस। तो एयर हो गया जैसे गैसेस गैसेस का मिक्सचर, तो वो हमेशा बच्चों होमोजीनियस ही लगेगा, है ना। तो वो हमेशा कैसा लगेगा, होमोजीनियस। तो इसलिए हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं बाय साइड हो। तो 8 केस बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक एक करके देख भी लेंगे एग्जाम्पल इनके, मैचिंग में आता है करने को। तो वही बात बता रखी है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जिसमें डिस्पर्स किया जाए वो डिस्पर्जन मीडियम, जो डिस्पर्स हो आके डिसॉल्व हो वो क्या है, डिस्पर्स फेज है। कोलाइडल स्टेट क्या होता है, ठीक है भाई, आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स कर दिया, ठीक है, जो ऑब्टेन्ड हुआ वो क्या है, कोलाइडल स्टेट है। चलो और देखना। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे। एक तो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है। इतना छोटा है इनके पार्टिकल्स का साइज कि आप देख ही नहीं सकते इनको, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या विजिबल होते हैं, नहीं, नॉट विजिबल बाय नेक्ड आईज। इतना छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो इन्हें आप अपनी जीती जागती आंखों से नहीं देख सकते हो। एग्जाम्पल बताओ सर। अरे भाई ग्लूकोज आजकल खूब पी रहे होगे, मिला दो पानी में, है ना। नेक्स्ट है आपके कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि कोलाइडल भी होते हैं सॉल्यूशंस। इसमें साइज 1 से 100 नैनोमीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इनके पार्टिकल्स में भी विजिबल हो सकते हैं नेक्ड आइज से, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो पक्का विजिबल हो जाएंगे। मे बी विजिबल बाय नेक्ड आइज और विद पावरफुल माइक्रोस्कोप, या जिसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी बोल दिया जाता है। पावरफुल माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है सस्पेंशन, इसमें पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहता है। जैसे कि आपने चौक का पाउडर घोल दिया पानी में तो वो नीचे आके सेटल हो जाएगा, आपने मिट्टी पानी में घोल दी नीचे आके सेटल हो जाएगी, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, सस्पेंशन बोला जाता है। और इसके पार्टिकल्स तो आप अपनी जिंदा आंखों से देख सकते हो ना, कैन बी सीन विद नेक्ड आईज। तो मैंने विजिबिलिटी के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता दिया, क्योंकि साइज का डिफरेंस है तो विजिबिलिटी का डिफरेंस आ ही जाता है, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है सर, तो ये 3 कैटेगरी थी सोल्यूशन की। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और किन किन बेसिस पे है। पहले है बेटा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे। मैंने यहाँ से बताया 8 टाइप बन के आएंगे, अभी आप आगे देखोगे। देन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जैसे कि एट्रैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हाँ, मतलब अगर वाटर है तो उसको हाइड्रोसोल बोल दिया जाता है ना। अगर बेंजीन है बेंजोसोल बोल दिया जाता है, एल्कोहल है तो एल्कोसोल बोल दिया जाता है, इस तरीके से। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसी बातचीत हो रही है, अगर अच्छी बातचीत है, बहुत मेल मिलाव है, तो उन्हें कहा जाता है लायोफिलिक कोलाइड्स। फिलिक मीन्स होता है अट्रैक्शन, और अगर दुश्मनी है, बैर है, तो उन्हें कहा जाता है लायोफोबिक। मतलब डिस्पर्स फेज जाना ही नहीं चाह रहा है, डिस्पर्जन मीडियम मना कर रहा है, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा,
ठीक है, तो उन्हें लायोफोबिक कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे होते हैं बेटा मल्टी मॉलिकुलर, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, लेकिन उनको इकट्ठा कर करके हम कहाँ ले आए, कोलाइडल रेंज में ले आए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। फिर आते हैं आपके मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। ये क्या होते हैं सर, ये बेटा पहले तो इनका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इनका बारीक बारीक एकदम चूरमा बना के इन्हें क्या कर दिया जाता है, कोलाइडल रेंज में ले आया जाता है। फिर आते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, इसमें आपका सोप मॉलिक्यूल भी आता है। एसोसिएटेड में क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन जब इनकी होती है ना, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, एक टाइम आएगा हाई कंसेंट्रेशन पे आके ये एग्रीगेट हो जाते हैं, हाई कंसेंट्रेशन पे आके ये इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और मिसिल्स बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, मिसिल बना लेते हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ, बात समझ आ रही है। तो ये इकट्ठा होके मिसिल बना लेते हैं और उस कंसंट्रेशन को कहा जाता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, CMC, और जिस टेम्परेचर पे ये काम करते हैं उसको कहा जाता है क्राफ्ट्स टेम्परेचर, TK से डिनोट किया जाता है। तो CMC वो कंसंट्रेशन है जहाँ पे मिसाइल फॉर्मेशन होगी। वाटर देखते हो ना, उसमें आपने सोप घोला तो बीच में झाग बन जाते हैं, साइड साइड वाटर रहता है, तो जो मिसाइल बना, ये थोड़ी है कि एक बाल्टी पानी में एक चुटकी आपने सर्फ डाल दिया झाग बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट डालना पड़ेगा। तो उसी अमाउंट, उसी कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता है, CMC कहा जाता है। ये नहीं है कि भाई साहब एकदम फ्रिज के पानी में झाग बन जाएंगे, नहीं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसे क्राफ्ट्स टेम्परेचर कहा जाता है। बताओ, चारों टाइप क्लियर हुए कोलाइड्स के। ठीक है, एक एक करके डिटेल में भी आएंगे आपके सामने, देखो। तो ये टेबल बुक में है आपके, इसको अच्छे से याद कर जाना। डिस्पर्स फेज गैस है, यानी कि सॉल्यूट गैस है, और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो जो कोलाइड बन के आता है उसे फोम कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपके साबुन से बनने वाले झाग, है ना, सर्फ से बनने वाले झाग, लेदर, फोम, ये सब। डिस्पर्स फेज यानी कि जो आपका सॉल्यूट है वो गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो इसे सॉलिड सोल बोला जाता है, फोम रबर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल है बेटा, आपके वॉशरूम में घर पे एक स्टोन जैसा रखा होगा, उसको प्यूमाइस स्टोन बोला जाता है। ग्रे कलर का होता है, उसमें होल्स होते हैं, तो वो ग्रे कलर का जो है वो सॉलिड पार्ट है, उसमें जो होल्स है वहां पे गैसेस क्या है, ट्रैप है। ठीक, लिक्विड सॉल्यूट है और गैस जो है सॉल्वेंट है, इन्हें एरोसोल्स कहा जाता है। जैसे कोहरा आप देखते हो, कोहरे में धुंध धुंध नजर आता है, गैसेस नजर आती हैं, लेकिन उसमें से बीच में से वाटर पार्टिकल्स भी टपक रहे होते हैं, जैसे लगता है बारिश होने वाली है, तो वहाँ वाटर पार्टिकल डिस्पर्स हैं गैस में, तो ये इस केस में आ जाएंगे। लिक्विड इन सॉलिड, इसमें जेल्स हैं बेटा आपके, बटर है, चीज है, ये आ जाते हैं। लिक्विड वालों को इमल्जन कहा जाता है। ये कैटेगरी जरा अच्छे से ध्यान रख लेना। इमल्जन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में ऑयल होता है डिस्पर्स फेज और वाटर होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और वाटर इन ऑयल में वाटर होता है डिस्पर्स फेज, ऑयल होता है डिस्पर्जन मीडियम। ऐसे नहीं सर, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल में बेटा यहाँ आ जाएगा मिल्क। मिल्क में फैट पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्स होते हैं ना, आप देखते हो, अगर उसको आप डीनेचर्ड करोगे तो पनीर अलग हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बटर की, तो बटर में क्या है, थोड़ा बहुत वाटर होगा, ज्यादातर तो ऑयल होता है, फैट होते हैं। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना आप इमल्जन के। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल मिल्क है और वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल क्या है, बटर है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, फिर बात आती है बच्चों सॉलिड सल्यूट है और गैस मतलब क्या है, सॉल्वेंट है, तो इनको एरोसोल्स कहा जाता है। डस्ट है, स्मोक है ना, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक, मेजॉरिटी उसमें गैसेस होती हैं, कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करते हैं, सॉलिड की तरह। देन सॉलिड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, इनको सॉल्ट्स कहा जाता है। इंक है ना, ये आ जाता है, क्योंकि कलर है ना, इंक में क्या है, कलर, तो कलर तो डाई होगी, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा। सॉलिड के एग्जांपल है बेटा, आपने सुनारों की दुकान पे देखा होगा, राशि के नग यहाँ मिलते हैं और वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन। तो एक कलर तो सॉलिड है और दूसरा वो चीज जो पत्थर है वो सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड का ये एग्जाम्पल है। ये टेबल अच्छे से कर जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है अगर कोलाइड से क्वेश्चन बनता है तो। गैस कोलाइडल सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, बताया था ना,
ये हमेशा क्या बना लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बना लेंगे, क्योंकि होमोजीनियस होते हैं। चलो, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। आपको बताया था ना, डिस्पर्जन मीडियम जैसे जैसे बदलेगा, देखो हाइड्रोसोल्स क्या होते हैं, जब वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। एल्कोसोल्स क्या होते हैं, जब एल्कोहल एज अ डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। बेंजोसोल्स क्या होते हैं, जब बेंजीन एज अ डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। और एरोसोल्स क्या होते हैं, जब गैस है ना, एयर, यानी कि किसका काम करता है, डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। तो ये आप नाम से भी इन्हें डिटेक्ट कर सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ये वाले बेटा आपकी बुक में दिए हैं। मैंने बताया था मल्टी मॉलिक्यूलर, छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने साइज अपना कोलाइडल रेंज में ले आए। तो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो ऐसा काम करते हैं। देन आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर, पहले मॉलिक्यूल बड़ा था, उसको ब्रेक कर करके आप कोलाइडल रेंज में ले आए, तो वो होते हैं आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूलर मास के। और फिर आते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसे आप सीएमसी कहते थे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे आप क्राफ्ट टेम्परेचर कहते थे, वहां पे आके एग्रीगेट होते थे, मिसल फॉर्मेशन करते थे, उन्हें एसोसिएटेड कोलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल है सोप्स और डिटर्जेंट। ध्यान रहेगा बच्चों, ठीक है सर, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हो गया एट्रैक्शन। हाँ, लायोफोबिक और लायोफिलिक। फोबिक मतलब होता है भैया इन्हें डर लग रहा है, फोबिया है। किसका फोबिया है, डिस्पर्जन मीडियम का, उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये सॉल्वेंट रेपिलेंट होते हैं, उनसे दूर भागते हैं। बहुत ही बेकार इंट्रैक्शन होता है डिस्पर्स फेस का डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तभी तो वहां नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, आपके लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं। लायोफोबिक सॉल्ट्स जो हैं उनको इजीली आप प्रेसिपिटेट कर सकते हो, मतलब आपने हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वो वैसे ही सॉल्वेंट से बाहर आना चाह रहे हैं, तो उस दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंबाइन करके वो क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। इसी प्रेसिपिटेशन को कोगुलेशन कहा जाता है, ठीक है। जब कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करो किसी कोलाइड में और कोलाइडल पार्टिकल्स क्या बना लें, प्रेसिपिटेट, तो उसको क्या कहा जाता है, कोगुलेशन कहा जाता है। देन आपके इसमें जो एग्जाम्पल हैं ध्यान रखो, मेटेलिक सल्फाइड हैं, ऑक्साइड्स हैं, सिल्वर के हेलाइड्स हैं, ये सब क्या बनाते हैं, लायोफोबिक। गोल्ड सॉल्ट लायोफोबिक में है, ठीक है। आर्सेनिक का सल्फाइड जो है वो भी किस में आता है, लायोफोबिक में। तो ध्यान रखना, लायोफोबिक हेट करते हैं सॉल्वेंट को, कोई भी बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इजीली वो क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। रिवर्सिबल नहीं है ये, मतलब है ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा इनको नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। देन आते हैं आपके लायोफिलिक, इनका बहुत लगाव है सॉल्वेंट के साथ। आप इन्हें एक बार अलग भी कर दो सॉल्वेंट से तो ये जाके वापस से मिक्स हो जाएंगे, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। ये सॉल्ट्स कैसे होते हैं, लायोफिलिक, ये रिवर्सिबल होते हैं और इनकी हाई एफिनिटी होती है किनकी, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम के साथ। इसमें एग्जांपल है आपका जिलेटिन और स्टार्च, इनको इजीली कोगुलेट नहीं किया जा सकता है। आप डालते रहो बाहर से इलेक्ट्रोलाइट, ये आना ही नहीं चाहेंगे बच्चों उनके साथ, ये तो कहेंगे हम सॉल्वेंट के साथ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका लगाव है उनके प्रति, तो वहां से ये बाहर नहीं आना चाहते हैं, ठीक। कैसे बनाओगे सर कोलाइड्स को, तो एक होता है बेटा डिस्पर्जन मीडियम, नाम ही बता रहा है डिस्पर्स कर दिया, ठीक है। तो इसमें लार्जर पार्टिकल्स को ब्रेक कर करके कोलाइडल रेंज में लाया जाता है, ठीक है। तो एक तो है कि आप मैकेनिकल डिस्पर्जन करो, फोर्स लगाओ, एक है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन होता है जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, है ना, और ये उसके साथ मिलके कोई प्रेसिपिटेट है, वो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, तो उसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कोगुलेशन। बताए थे ना, कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन में कोलाइड का प्रेसिपिटेट बनता है और पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट से क्या बना दिया जाता है, कोलाइड बना लिया जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात को। पेप्टाइजेशन देख लो क्या होता है पेप्टाइजेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, एकदम ताजा है ना प्रेसिपिटेट आपने बनाया और उसको आप कोलाइडल स्टेट में ले जाना चाह रहे हो एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके,
उसी को क्या कहा जाता है, पेप्टाइजेशन। ये रिवर्स होता है बेटा कोगुलेशन का, ये मैंने आपको बताया है। AgCl के सस्पेंशन को, मतलब सस्पेंशन तो वही होता है ना, चौक नीचे इकट्ठी हो गई, सेंड नीचे इकट्ठा हो गया, तो AgCl का जो सस्पेंशन नीचे इकट्ठा हुआ है, अगर इसको आप HCl के साथ शेक करते हो तो ये क्या बना लेगा, कोलाइड बना लेगा। निकिल सल्फाइड का सस्पेंशन अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ शेक करते हो तो ये क्या बना लेगा, तो ये कोलाइड बना लेगा। तो सस्पेंशन में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो और वो कोगुलेट, वो क्या हो जा रहा है, कोगुलेट हो जा रहा है, ठीक है, तो आप उसे क्या कह सकते हो, आप उसे कह सकते हो कि वो कोलाइड कैसा है, कोलाइड बन रहा है पेप्टाइजेशन की हेल्प से। देन आता है आपका ब्रैडिक्स आर्क मेथड। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप पार्टिकल्स को ब्रेक करते हो, डिस्पर्जन करते हो। तो मेटल के जो सॉल्ट्स हैं, है ना, उनको ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों, ब्रैडिक आर्क मेथड से। यहाँ पे रॉड्स होती हैं, वो स्ट्राइक करती हैं किसके साथ, सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साथ, है ना, और फिर जाके वो क्या है, कोलाइड बनाती हैं, कोलाइडल रेंज में आ जाती हैं। तो ये भी एक मेथड है कोलाइड्स बनाने का। इसके बाद आते हैं बेटा केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में आप रिडक्शन करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो SnCl2, Sn यहाँ +2 में है, खुद चला गया +4 में, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपने रिडक्शन करके गोल्ड का सोल बना लिया। यहाँ पे देखो आप फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करके आपने फेरिक ऑक्साइड बना लिया, आयरन का सोल बना लिया, ठीक है। तो केमिकल मेथड जो होते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, तो केमिकल मेथड से आप कोलाइड बना लोगे। देन आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्होंने देखा था तो लहर रहे हैं पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, उसी जिगजैग मोशन को क्या बोला गया, ब्राउनियन मोशन। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। क्यों होता है ये पूछ सकते हैं, ब्राउनियन मोशन होता क्यों है। तो ये होता है बच्चों, इट इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स। अब मैं सीधे जा रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, है ना, या तो मैं किसी चीज से टकरा जाऊं, तो वही काम यहाँ हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से इनका जिगजैग मोशन हो जाता है, ठीक है सर। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे पक्का ना कोई चार्ज तो होता ही होता है, ठीक है सर। तो इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं बेटा, कोलाइडल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स को कहाँ रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ नेगेटिव रहेगा। तो अगर आपका कोलाइड नेगेटिवली चार्ज हुआ तो वो यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। तो द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। ये भी आपने खूब देखा होगा भाई, है ना, घर में कहीं पे विंडो ओपन है तो वहां से सनलाइट आते हुए आपको विजिबल होती है, और उसमें डस्ट जो होती है वो कोलाइड पार्टिकल का काम करती है, वो वहां पे ब्राउनियन मोशन कर रही होती है, जिगजैग, वो भी आपने देखा होगा। तो टिंडल इफेक्ट क्यों होता है सर, टिंडल इफेक्ट होता है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। जो लाइट आ रही है वो हिट करती है कोलाइडल पार्टिकल से, ठीक है, और इधर उधर स्कैटर हो जाती है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने लगती है। तो इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, ये इसका कॉज है। ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, क्यों, उनके पार्टिकल्स का साइज छोटा है 1 नैनोमीटर से, तो लगभग इतना तो हो पार्टिकल का साइज की लाइट आए
और पार्टिकल्स उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। सस्पेंशन दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, सोल्यूशन नहीं दिखाएगा क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज छोटू है। ठीक है, तो ये देख लो किस कोलाइड पे क्या चार्ज है, आगे चल के कोगुलेशन कराने में हेल्प करेगा। देखो एक बार, मेटल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, प्लेटिनम कह सकते हो नोबल मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से नीचे आने वाले मेटल्स नेगेटिवली चार्ज हैं। आर्सेनिक का सल्फाइड नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है ना। अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। स्टार्च है, जिलेटिन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज में आते हैं। क्ले, सिलिसिक एसिड और एसिडिक डाइस। वहीं अगर मैं बात करूं पॉजिटिवली चार्ज में, तो फेरिक ऑक्साइड का सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज है। तो मतलब आप सर ये कह रहे हो कि ऑक्साइड्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कह लो यार, क्या जाता है कहने में। बेसिक डाइस, बेसिक पॉजिटिव है, एसिडिक नेगेटिव है। प्रोटीन्स एसिड सॉल्यूशन में हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है, क्योंकि ब्लड भी बच्चों कोलाइड है, ब्लड भी क्या है, कोलाइड है, तो ध्यान रखना आप इसको। लेकिन ब्लड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड में आता है। ब्लड किस में आता है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देने जा रहा हूँ बेटा, जहाँ आप बार्बर की शॉप में जिसको ऑब्जर्व करते होगे, तो ब्लड जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। ये बह रहा है, कट लग गया आपके, है ना, दाढ़ी बनाते हुए, और इनने क्या है कि अपना बहाव शुरू कर दिया। तो वहां से आए बार्बर भैया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकाली फिटकरी, जिसको आपकी भाषा में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पोटेश एलम कहा जाता है। ठीक है, या फिर फेरिक क्लोराइड, दोनों ही जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ब्लड बीइंग नेगेटिवली चार्ज और ये लोग बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं और ब्लड का कोगुलेशन करा लेते हैं, जिसे आप क्लॉटिंग भी कहते हो, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड रुक जाता है फ्लो होते होते, तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये फिटकरी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ब्लड के पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो आप कोलाइड्स का यूज देखो आपकी डेली लाइफ में। ठीक है भाई, हर जगह यूज होती है चीजें, रिलेट करने की बात है बस। लो, कोगुलेशन आ ही गया, कोगुलेशन की हम बात कर रहे थे और कोगुलेशन हमारे सामने प्रकट हो गया। तो कोगुलेशन का क्या मतलब है, कोगुलेशन का मतलब है कोलाइडल पार्टिकल से प्रेसिपिटेट बनाने को क्या कहा जाता है, कोगुलेशन कहा जाता है। कैसे होता है ये, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, है ना, अपोजिट चार्ज कंटेनिंग। अगर कोलाइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना, अगर कोलाइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल्स कोगुलेट, ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, फ्लोकुलेशन कहा जाता है। जब आप क्या करते हो, कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो। ठीक, देन है हार्डी सुलजे रूल। ये क्या है, ये है बेटा कि कितनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। तो अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, उस पे आप देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किए, जिस इलेक्ट्रोलाइट पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपने कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, उसमें आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा क्या होती है, कोगुलेटिंग पावर। यही हार्डी सुलजे रूल बताता है। ठीक है, तो हार्डी सुलजे रूल किससे रिलेटेड है, कोगुलेटिंग पावर से रिलेटेड है। वही वाली बात है जो यहाँ लिखी है। एक यहाँ पे डेफिनेशन आएगी बेटा, उसको समझ लेना। ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ा कोगुलेशन कराने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, कोगुलेशन वैल्यू कहा जाता है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिलीमोल्स पर लीटर में। ठीक है, जितनी कम कोगुलेशन वैल्यू होगी उतना ही एफिशिएंट होगा इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कोगुलेशन करने में। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू कम, तो उसकी कोगुलेट करने की पावर ज्यादा हो जाएगी बेटा, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन से क्लियर होगा, अभी करते हैं। ठीक है सर, दूसरा रूल क्या है, जैसे जैसे भैया चार्ज कम होता रहेगा वैसे वैसे कोगुलेटिंग पावर कम होती रहेगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाना है। देन आते हैं आपके इमल्जन्स, बता ही दिया था, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन पे बेटा,
अब आपकी बारी है, मेरा काम खत्म हो गया, कहो तो मैं चला जाता हूँ। चाय आधी कप आई है, पियोगे? चाय का काट दिया कोटा, बोले सर लेक्चर छोटा ले रहे हो आप तेजी में, चाय कम कर देते हैं। देखो जेम स्टोन मैंने बताया था आपको, जेम स्टोन सॉलिड स्टोन है, उसमें कोई सॉलिड कलर ऐड कर दिया तो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। मिल्क इमल्जन होता ही है, ठीक है। बी का फर्स्ट दो जगह दिया है, चलो। क्लाउड क्या थे बेटा? गैसेज हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल डिस्पर्स हैं, ठीक है, तो वो एरोसोल हो जाएगा। फ्रोथ यानी कि झाग फोम का काम करते हैं, तो सी का फोर्थ, डी का थर्ड, एक की जगह दिया है, वही हो जाएगा। ठीक, तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन है के का, उसको ऐड किया गया AgNO3 में, तो आपको इन आयंस को अरेंज करना है ईज ऑफ कोगुलेशन में। याद करो सिल्वर का कैसा सॉल्व होता था? पॉजिटिवली चार्ज होता है बच्चों, है ना? तो यहाँ पे जो सॉल्व बन के तैयार होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज आयंस क्या क्या है यहाँ पे। SO4 2 माइनस है, ठीक है, Cl माइनस है, PO4 3 माइनस है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ये बेटा कॉम्प्लेक्स आयन है, ऐसे होगा FeCN का 6 4 माइनस, ठीक। तो सबसे ज्यादा K4 FeCN6 का चार्ज है, कोगुलेटिंग पावर उसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर C की, है ना, DCAB, DCAB, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आपको चार्ज देखना है और कोगुलेटिंग पावर के ऑर्डर में लगा देना है। ये हमने केमिकल उसमें कर ही लिया था। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज कोगुलेशन, मतलब कोलाइट से प्रेसिपिटेट कौन नहीं बना सकता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो भाई आप क्या कर रहे थे? बना ही रहे थे, क्योंकि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड की तरफ चले जा रहे थे। पेप्टाइजिंग एजेंट से नहीं होगा ये काम, याद करो। पेप्टाइजेशन तो उल्टा प्रेसिपिटेट को क्या बनाता है? कोलाइड बनाता है, ठीक है। बॉइलिंग कर लोगे तो आपने देखा है, पानी उबालते हो नीचे व्हाइट कलर का सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, तो ये भी प्रेसिपिटेशन करा सकता है। डायलिसिस होता है बच्चों, है ना, ब्लड के फिल्ट्रेशन में यूज होता है, इसलिए भी कोगुलेशन करा देता है। तो पेप्टाइजिंग एजेंट का काम उल्टा है, ये तो कोगुलेशन का उल्टा काम कराता है, यानी कि ये पेप्टाइजेशन कराता है। तो ये बच्चों नहीं करवाएगा कोगुलेशन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, a gas that is readily adsorbed on 1 gram of activated charcoal by physical adsorption। मैंने बताया था जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना इजीली लिक्विफेबल गैसेस और उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। तो देखो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिया है, तो SO2 क्या हो जाएगा बच्चों? SO2 इजीली लिक्विफेबल हो जाएगा और एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा करेगा। कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन, और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्सॉर्प्शन के। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, फिर वही है मैचिंग वाला, मैं कह रहा हूँ टेबल याद कर जाना भला चाहते हो तो। स्मोक, इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं, उसमें सॉलिड अनबर्न्ड पार्टिकल, सॉलिड इन गैस, है ना, एरोसोल, जहां भी गैस आ जाए वहां एरोसोल। चीज जेल है, सोप लेदर फोम बन रही है, मिल्क तो है ही इमल्जन, ठीक है। चलो, द कोलाइड्स दैट कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड, मैंने कहा था लायोफिलिक, उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो उन्हें आप बाहर निकाल ही नहीं सकते इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। यानी कि जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं बच्चों, उनका कोगुलेशन आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, हो सकता है, बट आसान नहीं है। लायोफोबिक का ईजी है, वो तो वैसे ही दूर भागता है सॉल्वेंट से, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो वो और बाहर आ जाएगा, ठीक। ठीक है सर। Which of the following electrolyte will have maximum coagulating value for Ag plus salt? देखो पॉजिटिव है बेटा,
कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को कोगुलेट करने के लिए कैसा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा, नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे S2- सल्फाइड है, यहाँ पे सल्फेट 2-, यहाँ पे Cl- और यहाँ पे PO4 3-। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो कोगुलेशन भी सबसे जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल इन 2 hours। इसी को तो बेटा कोगुलेटिंग वैल्यू बोलते थे, इसी को क्या कहा जाता था, कोगुलेटिंग वैल्यू कहा जाता था। ठीक है सर। फ्रेंडलुच ये हो ही गए थे भाई साहब, ये भी हो गए थे, लेकिन कैटलिस्ट वाला नहीं हुआ था। कैटलिस्ट वाला पढ़ना तो एक बार, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी ना भैया, चुटकी भर सिंदूर, यानी कि कैटलिस्ट की कीमत तुम क्या जानो, बहुत सारी रिएक्शंस को ये कैटेलाइज कर देता है। तो ये तो करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है। सेम रिएक्शंस में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, देखा ही था आपने, है ना। वाटर गैस कॉपर की प्रेजेंस में मीथेनॉल दे रहा था, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मीथेनॉल दे रहा था, है ना, और निकल की प्रेजेंस में मीथेन दे रहा था। कैटेलिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, ऐसा नहीं है बेटा। कैटलिस्ट की सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे आके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते हैं, तो अगर वो एड्सॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे तो काय का कैटलिसिस, तो ये तो गलत बात कह रहे हैं, डिपेंड करता है। आ कैटलिस्ट डज नॉट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर, सेम रहता है भैया, क्योंकि वो खुद तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है रिएक्शन में। ठीक, ठीक है। फिजियोस ऑप्शन हो गया था, ये हो गया था, ये और देख लो बेटा। Fe, मैंने कहा था ना ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसे हैं आपके, ऑक्साइड भी सर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनको कोगुलेट करने के लिए नेगेटिव चाहिए होगा, और सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ से ही आएगा बच्चों, FeCN6 4-, तो डी ओनली सही हो जाएगा। 3+ वही चार्ज है, ये सारे चुन्नू मुन्नू इन पे -1 ये कहाँ से इसको कोगुलेट करवा पाएंगे, तो थोड़ा साइज का भी भैया रहता है ना भाई साहब किताब। ये मेडिसिन्स, मेडिसिन्स बच्चों कोलाइड होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं वो। कोलाइड हैं तो पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होगा, सरफेस एरिया लार्ज होता है, एसिमिलेशन भी इनका फास्ट होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता था एसिमिलेशन। तो सारी बातें सही है, हम किसी से मना नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम गलत हो, सारी बातें सही है। ठीक है सर, ये केमिस्ट ऑप्शन का हो गया, और इसी के साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री नाम का अध्याय समाप्त हुआ है। तो बोलो क्या, जय श्री सरफेस केमिस्ट्री। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं, अब दिन तो कम है, टॉपिक ज़्यादा हैं, तो एक दिन में अगर 2 टॉपिक करा पाए वैसे करा देंगे, है ना। 2 चैप्टर तो आप लोगों ने कर ही लिए, पी ब्लॉक सरफेस केमिस्ट्री, एटलीस्ट अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से जो आ रहे थे आप छोड़ने वाले थे, तो अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आप रिकॉर्डिंग करो, दबा दो उसको बस।